when you yourself became a parent जिसको NICU में बैठना पड़ा, so what were the thoughts that you had in your mind at that time? So basically, I'm a pediatrician and I have treated number of kids who were admitted in the babies who were admitted in the NICU. But when I myself became a parent of a child who was born premature, who was on ventilatory support, my world collapsed. मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। क्या होता है कि मैं खुद बच्चों की सैम्पलिंग करती थी, केयर करती थी, बट जब मैं अदर साइड पे थी ना, तो मुझे समझ में आया कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ यंग पेरेंट। एंड स्पेसिफिकली क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ओपनली डिस्कस नहीं होती हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत कम लोग इन चीजों के बारे में पोस्ट करते हैं कि पेन क्या होता है, या अगर आपका बच्चा एनआईसीयू में है, या आपका बच्चा मे बी आपका पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रही है, उसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमें लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी, है ना। हमें उन सारे क्वेश्चंस पे नहीं अटकना है। हमें ये देखना है कि हमारा जो बच्चा है उसने हमें एज अ पेरेंट चूज करा है। जब हम घर जाते हैं हमारे पास बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम हस्बैंड वाइफ भी होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम बच्चे को वहां छोड़ के आ रहे हैं, हमारे बच्चे के पास हैं केयर गिवर्स, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अकेला है। तो हमें अपने बच्चे के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना है, ताकि जब भी हम अपने बच्चे के पास जाएं, हम उसको अच्छी एफर्मेशंस दे पाए, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे पाए, और हमें अपने बच्चे के लिए प्रे करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू दैट लूप कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, है ना। हमें इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने बच्चे की हर छोटी जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना है। आज बच्चे ने थोड़ा एक्स्ट्रा मिल्क एक्सेप्ट कर लिया, आज वेंटिलेटरी सपोर्ट कम हो गया हमारे बच्चे का, आज उसका वेट गेन इम्प्रूव हो गया। इन सारी चीजों को आप जितना पॉजिटिवली और ग्रेटफुल रहोगे ना, उतना बेटर रहेगा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मे बी आप जहाँ पे केयर करवा रहे हो वो इतना अच्छा नहीं है सेटअप। लेकिन आपको ये वाली सारी चीजें नहीं सोचनी है। आपको जो आप जहाँ पे हो वहां पे उन केयर गिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने इंस्टिंक्ट्स को भी फॉलो करना है, एंड यू हैव टू जस्ट गो अलोंग द जर्नी एंड प्रे टू गॉड दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड बी होपफुल एंड पॉजिटिव, क्योंकि आप ही होप दे सकते हो। अगर आप होपलेस हो जाओगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके बेबी के लिए भी। As a parent जिसका बेबी भी NICU में था, this was very very relatable. जब भी कोई बच्चा प्रीमेच्योर बर्थ होता है, पेरेंट्स एंड मोस्टली मदर्स अपने आप को ब्लेम करती हैं। तो इस सिचुएशन में हाउ डू यू हेल्प द फैमिलीज एंड पेरेंट्स कोप विद इट, दिस काइंड ऑफ गिल्ट? या सो बेसिकली प्रीमेच्योरिटी, बच्चा प्रीमेच्योर होना, बच्चे को कोई भी दिक्कत होना, फॉर एग्जांपल RH इनकम्पैटिबिलिटी होना, या मे बी आप हाइपरटेंसिव थे, डायबिटिक थे, तो आपका बच्चा बहुत छोटा हुआ है, नॉट एक्सेप्टिंग फीड्स, जो भी रीजन है जिसके कारण भी आपका बच्चा नीकू स्टे हुआ है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, कैंसर होती है, बट हम उसमें ऐसे नहीं सोचते ना कि यार ये चीज मेरे साथ ही क्यों है, वो जेनेटिक्स है, वो होना था तो वो हो गया। आपको अब ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है, या मेरे कारण मेरे बच्चे को ये क्यों मेरे कारण मेरे बच्चे को सफर करना पड़ रहा है। आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अब आपके बच्चे ने आपको एज अ पेरेंट चुना है, तो यू हैव टू शो दैट स्ट्रेंथ, क्योंकि उस बच्चे के लिए सिर्फ आप ही हो जो उस पर बिलीव कर सकते हो, आप ही हो जो ट्रस्ट कर सकते हो कि मेरा बच्चा ठीक होगा, एंड माई बेबी इज अ फाइटर। देखो, मैं आपको टू बी ट्रू बताऊं, बहुत सारे बच्चे ना आते ही नहीं है दुनिया में। वो यूट्रस में ही समथिंग हैपेंस, आईयूडी हो जाता है, कुछ हो जाता है। आपका बच्चा फाइटर है, वो इस दुनिया में आया है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आप होपलेस हो जाओगे ना, तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपको हमेशा होपफुल रहना है, और आप अगर ये वाली सारी नेगेटिव चीजें सोचने लग जाओगे ना कि मेरे कारण ये हो रहा है, तो वो ना हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को भी बहुत कम कर देता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को रेगुलरली ब्रेस्ट मिल्क पहुंचाएं, चाहे प्रीमेच्योर बच्चा है, चाहे कोई नीको बच्चा है। नीकू में कोई भी बच्चा एडमिटेड है, तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, इट इज एक्चुअली लिक्विड गोल्ड। इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर बेबी। तो आपको कोशिश करनी है कि या तो आप अगर ब्रेस्ट फीड जाके करवा पा रहे हो अपने बच्चे को, ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर आपका बच्चा बेबी छोटा है, अभी वो ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो आप एटलीस्ट पम्प करो। तो ये फालतू की जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, ये एक लूप है, इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, एंड फिर आप अपने बच्चे को नहीं दे पाओगे एक ऐसी चीज जो उसको एक तरह से आपको गॉड ने दिया, ताकि आप अपने बच्चे को उस सिचुएशन से निकाल पाओ।
तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए उन चीजों पे जो हम कर सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चे के पास जाके उसको टच करना, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन देना, प्रेयर्स करना बच्चे के लिए। इनफैक्ट जब आप अगर अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हो और आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क भेज पा रहे हो, तो आप उस टाइम पे पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, आप प्रेयर्स करो। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप जितना उस टाइम पे पॉजिटिव सोचोगे, उतना जल्दी आप उस सिचुएशन से कोप अप कर पाओ। तो ये वाली सारी चीजें नेगेटिव है, और इससे क्या होता है कि अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है, एंड जो हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते। Actually, आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जैसे बताया, तो दिस वन थिंग, बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो अ पेरेंट जो वहां बैठता था, तो व्हाट आई यूज्ड टू हियर वाज कि क्योंकि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, आप फॉर्मूला दे दो जल्दी वेट गेन करेगा। अगर ये डॉक्टर ऑब्वियसली नहीं अगर बोल रहे, तो आसपास के लोग ये चीज समझाते हैं। तो इस पे आप क्या, आई नो इट्स अ मिथ, बट हाउ डू वी कन्विंस पीपल अराउंड अस? सी बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ, फॉर दैट जर्नी जब आपका बच्चा नीकू में है, दो जर्नीज हैं। एक तो आपका बच्चा जब नीकू में है, और एक है जब आपका बच्चा नीकू से डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो जब आपका नीकू में है ना बच्चा, तो आप लोगों को जब आपसे पूछते हैं, बोलो हमारा बच्चा कोशिश कर रहा है, आप बस प्लीज प्रे करो गॉड के लिए, गॉड से प्रे करो कि हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है वेट एंड ये वो, मतलब डिपेंड करता है आप किस हद तक लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं एज अ पीडियाट्रिशियन एंड मैं नियोनेटोलॉजी में भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा वेट गेन भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो बच्चा, अगर उस बच्चे को कुछ लंग्स के इश्यूज हैं, तो बहुत ज्यादा वेट गेन का भी मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब बच्चा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है। और बहुत कम वेट गेन होता है तो वो भी मैं बोलूंगी अच्छा नहीं है, बट फिर भी टॉलरेबल है। तो ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा वेट गेन करा तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो बच्चा जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग गेन करेगा, ठीक है। और हमें उसको वो वेट गेन करने देना है। वेट गेन कराने के लिए हमें फॉर्मूला पे नहीं स्विच करना है, ठीक है। देर आर सम थिंग्स कॉल्ड एज ह्यूमन मिल्क मॉडिफायर्स, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स होता है, एचएमएफ होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर देते हैं, एंड नीकू में जो भी डॉक्टर्स होते हैं दे आल्सो ऐड सम अदर थिंग्स लाइक एमसीटी ऑयल, ताकि वो जो मिल्क है वो और न्यूट्रिएंट डेंस हो सके एंड उससे वेट गेन हो सके। बट दिस वी रेकमेंड ओनली विद ब्रेस्ट मिल्क, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में ना, अदर देन द फॉर्मुलेशन में भी, फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन एंड ब्रेस्ट मिल्क का केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर हो सकता है, बट ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो एक लाइव चीज होती है, ठीक है। उसमें लाइव एंटीबॉडीज होती हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली एक मदर है, सपोज स्वाति, लाइक इफ आई वाज 29 व्हेन आई हैड अ किड, तो 29 ईयर ओल्ड की जब मैं थी, तो मुझे जब से मैं पैदा हुई से लेकर 29 ईयर ओल्ड तक मेरे शरीर में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है। मुझे जितने वायरसेस, जितने बैक्टीरिया, जितने पैरासाइट्स, फंगस, जिसने भी इन्फेक्ट करा, मैंने सबके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। तो हम जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, तो हम बच्चे को पैसिवली वो सारी इम्यूनिटी देते हैं जो मेरे को 29 ईयर्स की एज तक मिली थी। तो वो डेफिनेटली मेरे बच्चे को आगे होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाएगी, और अभी भी अगर कोई आसपास इन्फेक्शन होगा उससे बचाएगी। तो क्या होता है कि अगर एक बच्चा एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, जैसे सपोज हम घर में रह रहे हैं, तो वहां पे माइक्रोब्स डिफरेंट होते हैं, जनरली इतने खराब नहीं होते। बट अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में होते हो, तो कितनी कोशिश कर लो फिर भी माइक्रोब्स खराब होते हैं। तो क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, एंड उसमें कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को बचाते हैं बहुत सारी चीजों से। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क लिक्विड गोल्ड है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हो तो आपको ब्रेस्ट फीड ही करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि वेट गेन नहीं हो रहा तो हम फॉर्मूला ऐड करें। उसी ब्रेस्ट मिल्क को फोर्टिफाई करके बहुत ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है, कुछ चीजें ऐड करके, जिससे बच्चे का वेट गेन इंप्रूव करा जा सके। बट हमें ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देना ही है। एनआईसीयू पेरेंट्स के पास सपोर्ट सिस्टम, इन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, इस वक्त अभी बहुत ज्यादा नहीं है। देयर आर नॉट मच कम्युनिटीज या ऐसे पेरेंट्स जिनसे वो बात कर सके कि सिमिलर जर्नी जिनकी रही है। आई यूज टू सिट आउटसाइड द एनआईसीयू लाउंज एंड 3 बजे मैं गूगल करती थी या इंस्टाग्राम करती थी। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव दीज काइंड ऑफ कम्युनिटीज और पीपल अराउंड जिनसे आप कनेक्ट कर सको और अपनी जर्नी शेयर कर सको? देखो डेफिनेटली ना, नीको एक्सपीरियंस जैसा मैंने बोला, बहुत कम अवेयरनेस भी है इसके बारे में, और बहुत कम सपोर्ट ग्रुप्स हैं इंडिया में। तो मेरे को उस टाइम पे पर्टिकुलरली नहीं मिला, अब मुझे कुछ ग्रुप्स मिले हैं, मे बी व्हाट्सएप पे हैं,
बट जब आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, तो अवेयरनेस भी नहीं है और ग्रुप्स भी नहीं है। मैंने जब चीजें सर्च करी जो मेरी मेडिकल कंडीशन थी प्रेगनेंसी में, जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो फॉरेनर्स ने, मतलब आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, सपोर्ट कम्युनिटीज बनाई हुई है, जिसमें हाँ लेडीज ने लिखा था कि मुझे भी था, मेरा मे बी पहला बच्चा नहीं सर्वाइव करा, बट अब नाउ आई हैव अ किड, आई वाज ऑन फुल बेड रेस्ट ड्यूरिंग माय सेकंड प्रेगनेंसी, नाउ आई हैव अ किड। तो उसका पढ़ के अच्छा लगता था कि चलो शी हैज अ किड, ठीक है। देन देयर वर सम लेडीज हु सेड दैट हाँ मेरा प्रीमेच्योर बेबी हुआ, बट अभी जो मेरा बेबी ही इज डूइंग वेल। तो क्या होता है कि हमें ना रीअश्योरेंस चाहिए होता है लाइफ में। तो क्या होता है कि हमें कहीं से रीअश्योरेंस मिल जाए, हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कोई हमारे ग्रीफ को शेयर कर ले। तो हमारा बोलते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। तो दुख बांटने से कम होने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो है, एंड आई थिंक ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स और होने चाहिए, और एनजीओज आने चाहिए, या अगर कोई कर सकता है तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बनाए। क्योंकि जो एनआईसीयू एक्सपीरियंस है वो बहुत लोनली होता है। उस टाइम पे ना आपको ये सुनना होता है, कोई आपको बोल दे बस कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, याजिका एवरीथिंग विल बी फाइन। और मैं आपको बताऊंगी, जब आप वहां पे होते हो ना, तो मैं खुद एज अ डॉक्टर हूँ, मैं सिक पेशेंट्स को ट्रीट करती करती हूँ, मैं उनके दुख को समझती थी, आई वॉज कंपैशनेट टूवर्ड्स इट। बट देखो सामने वाला ये नहीं है कि अगर कोई केयर गिवर है तो अपना नॉर्मल काम करना नहीं छोड़ देगा, वो अपना खाना भी खाएगा उसके लिए, क्योंकि ही इज नॉट इन टू दैट एक्सपीरियंस। तो हमें लगता है कई बार कि यार सारे लोग ना इतने इमोशनली नंब लग रहे हैं, किसी को मेरा दुख नहीं समझ में आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। आपका दुख आपको ही समझना है, एंड आपको उससे कोप अप करना है, एंड आपको पॉजिटिव सोचना है उस टाइम पे, ताकि आप अपने बच्चे को उस चीज से निकाल पाओ। एंड एक्चुअली में एक नीको पेरेंट होना इंसान तभी समझ सकता है जब वो एक्चुअली में एक नीको पेरेंट हो। जिसको वैसा बर्थिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो उस चीज को नहीं समझेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए, सपोर्ट ग्रुप्स डेफिनेटली होने चाहिए, ताकि लोग अपने ग्रीफ को शेयर करें एंड वो कम हो सके, एंड थोड़ा होप भी मिले उन्हें। मैम आज ना 1.5 साल हो गया, 18 मंथ्स हो गया है पोस्टमार्टम का मुझे। माई डॉटर टर्न 18 मंथ्स टुडे, एंड अभी भी आप जब बोल रहे हो ना, दैट एक्सपीरियंस इज सो डीपली इंग्रेव्ड कि मुझे याद है सब कुछ, मतलब द होल फोटोथेरेपी एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। सो डेफिनेटली मतलब जो सपोर्ट ग्रुप्स है आर वेरी वेरी नीडेड, क्योंकि जो जब तक आप उस एनआईसीयू में एज अ पेरेंट गाउन पहन के नहीं जाओगे ना, यू डोंट रियलाइज इट कि वो सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो। वेरी ट्रू। मैम जब डिस्चार्ज हो जाता है बच्चों का, प्रीमेच्योर बेबीज का, तो व्हाट कैन पेरेंट्स डू एट होम कि उनकी ग्रोथ अच्छे से रहे, दे थ्राइव बेटर? देखो, तो मेरे लिए ना, देखो एक तो क्या होता है, एनआईसीयू में कोई भी बच्चा रहा है, चाहे उसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया था, यानी उसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, या वो प्रीमेच्योर बच्चा था। जनरली प्रीमेच्योर बच्चे या आईयूजीआर बच्चे जो होते हैं, जो वेट कम होता है उनका एट द टाइम ऑफ बर्थ, जनरली ये वाले बच्चे जो होते हैं ना, प्रीमेच्योर और आईयूजीआर बच्चे मेनली, बेसिकली क्या होता है, कोई भी बेबी हुआ है तो उसकी लाइफ का फर्स्ट 7 डेज और फर्स्ट 1 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें फर्स्ट 1 मंथ में कुछ चीजों को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। जिसमें से कि पहला है हाइपोग्लाइसीमिया। अब ऑब्वियसली वो बच्चा छोटा हुआ है, तो उसके लिवर में शुगर के स्टोर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उनकी शुगर बहुत जल्दी ड्रॉप करती है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मंथ में स्पेसिफिकली आफ्टर डिस्चार्ज हमें बच्चे की फीडिंग प्रॉपरली इंश्योर करनी है, कि हम बच्चे को एवरी 2 आवर्स फीड करा रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे ग्रो हो जाता है, उसके लिवर में स्टोर्स बन जाते हैं, तब ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब भी उठता है 3-4 घंटे में फीड कर सकता है, बट इनिशियली हमें बच्चे का यूरिनेशन देखना है कि बच्चा बराबर से यूरिन कर रहा है नहीं कर रहा। अगर बच्चे का यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है, इसका मतलब है कि हमारा बच्चा और हमारी फीडिंग जो है वो बढ़िया चल रही है, ठीक है। स्टूलिंग पैटर्न्स बच्चों में डिफरेंट हो सकते हैं, बट यूरिनेशन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। बच्चा उठ रहा है, रो रहा है, एक्टिव है, और जनरली छोटे बच्चे ना 18 से 20 घंटे तक भी सो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट हमें ये इंश्योर करना है कि हम उनकी फीडिंग अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज लाइक लिक्विड गोल्ड फॉर द बेबी। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पेसिफिकली लो बर्थ वेट बेबीज के साथ, जो कम वेट से पैदा हुए हैं, आईयूजीआर है या प्रीमेच्योर बेबीज हैं। तो उनमें देयर इज समथिंग नोन एज कैंगरू मदर केयर, वेर इन व्हाट द मदर डज इज दैट शी वेयर्स अ गाउन जो आगे से ओपन होता है, एंड बच्चे के भी हमें कपड़े उतारने हैं, हमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अपने बच्चे के साथ बना के रखना है। तो कैंगरू मदर केयर सिर्फ ये नहीं कि एक मदर कर सकती है, वो घर के और भी कोई केयर गिवर करना चाहिए, बट ये नहीं कि बहुत सारे लोग हों, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि बच्चा बहुत सारे लोगों से एक्सपोज हो।
तो जनरली फादर और मदर या फिर एट मोस्ट ग्रैंड मदर एक बहुत अच्छे कैंगरू मदर केयर कर सकते हैं। तो कैंगरू मदर केयर से क्या होता है कि जब हम बच्चे को अपने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से रखते हैं ना, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा क्योंकि बच्चा आपके पास है। दूसरा थर्मो रेगुलेशन होगा, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत छोटा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। तो जब ये 2.5 किलो से कम होते हैं तब हमें इनको जितना पॉसिबल हो ना, जितने घंटे हम इनको कैंगरू मदर केयर में रखेंगे उतना बेनिफिट होगा उनके लिए। उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए हमें बेसिकली क्या है, हमें बैक ऑफ द पाम अपना यूज करना है एंड वी हैव टू चेक द कोर टेम्परेचर ऑफ द बेबी एंड द पेरिफेरल टेम्परेचर। तो अगर दोनों वार्म है तो हमारे बच्चे का टेम्परेचर एडिक्वेट है। अगर पेरिफेरीज ठंडी है पर सेंटर वार्म है, मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में जा रहा है, बच्चे को इमीडिएटली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखो। बट अगर ये ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। और अगर दोनों ठंडे लग रहे हैं आपको तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। तो थर्मो रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बेसिकली क्या है कि देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं। और हमारे में क्या है कि कोई सेलिब्रेशन में आए ना आए बट हॉस्पिटल में सबको आना होता है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो नीको के बाहर कभी भी क्राउडिंग नहीं होने देनी। जब बच्चा डिस्चार्ज हो गया है तब भी ये वाली जो भी आपको सेरेमनीज करनी है ना, आप मिनिमल लोगों के साथ करो। एंड आप रिक्वेस्ट करो कि मेरे बच्चे को 3 या 6 महीने का होने दो, तब हम मे बी आपसे मिलवाएंगे। बट आपको ना हर किसी को अपने बच्चे को गोदी में नहीं देना है। जो भी आपके रूम में आ रहा है, मदर और बच्चे के पास आ रहा है, वो अपने हाथ सैनिटाइज करे या वॉश करके आए। एंड देखो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो हम दोनों काम नहीं छोड़ सकते थे। मेरा तो ऑब्वियसली आई वाज ऑन अ ब्रेक। तो माय हस्बैंड whenever he used to enter the house, he used to first have a bath and then he used to you know come and pick up the baby. And even when we went to the NICU we used to bathe before that. तो हमें ना सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति को लूज टूल्स है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, किसी को स्किन में बॉइल्स है, या किसी को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जुकाम खांसी है, वो बच्चे के पास नहीं आएगा। ये तो है ही। एंड आपको मिनिमल विजिटर्स रखने हैं अपने बेबी के पास। तो ये 3 चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर फॉलोअप्स। आपको अपने बच्चे को रेगुलर फॉलोअप में लेके जाना है। एंड अगर पॉसिबल हो तो आप अपने नियोनेटोलॉजिस्ट को तो दिखाओ ही, आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को दिखाओ। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के माइलस्टोन्स को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। तो प्रीमेच्योर बेबीज में थोड़ी बहुत देखो डिफरेंसेस डेफिनेटली होते हैं। एंड उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो उनकी करेक्टेड जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अभी 1 मंथ का है लेकिन वो 7 मंथ में हुआ था, तो उसकी करेक्टेड जेस्टेशनल एज जो है वो 8 मंथ ही है। ऑल्दो वो अभी 1 मंथ का हो गया बट अभी वो उसका जो ग्रोथ होगा वो 8 मंथ के हिसाब से ही होगा। एंड सपोज वो 3 मंथ का हो गया, तब हम उसको करेक्ट करेंगे तो वो 1 मंथ का होगा। तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा करेक्टेड जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें देखना है। एंड उसके अलावा प्रीमेच्योर बच्चों में 2-3 इन्वेस्टिगेशन होती है जो आपको करवानी है। आपको लगेगा कि यार कुछ आ ना जाए, हम बहुत एंक्शियस होते हैं, पर हमें उन चीजों से नहीं डरना है। अगर चीजें डिटेक्ट होती हैं टाइमली तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड क्रेनियम, दूसरा होता है आईज का टेस्ट जिसको आरओपी स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो हमें रेगुलरली कराना है जब भी बोला गया है। एंड हियरिंग टेस्ट। ये 3 चीजें तो हमें करवानी है अपने बच्चे के लिए। एंड उसके अलावा जो आपके पीडियाट्रिशियन बोलते हैं वो तो आपको करवाना ही है। तो आई थिंक ये फॉलो अप जो है, जब भी आपको बुलाया जाए आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है। एंड वैक्सीनेशन के साथ भी आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है अगर आप एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा चाहते हैं। ओके मैम, तो ये तो आपके वर्क रिलेटेड बात हो गई। आउटसाइड योर वर्क, हु इज डॉक्टर याचिका एंड व्हाट ब्रिंग्स जॉय टू यू? Yeah, so basically outside my clinic and my practice, everything, now I'm focusing on motherhood. But otherwise, I'm a person who really enjoys art and enjoys music. And I also, enjoy shopping. So that is shopping is one thing that gives me joy. बट ये बात होती है ना कि देखो नीकू का एक्सपीरियंस इतना प्रोफाउंड होता है कि व्हेन आई वाज इन नीकू मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रादर वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसके 1 साल तक मैंने कुछ नहीं खरीदा मेजर, एंड आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग द थिंग्स दैट वर एंजॉयबल फॉर मी। तो इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है। नाउ बिट बाय बिट मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ। एंड नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग थिंग्स अगेन।
And there are certain things that I really enjoy, is like buying new clothes, shopping. I really like buying lipsticks and all. Sometimes I think कि मैं ना ये भी promote मतलब ये भी अपना इंस्टा पेज शुरू करूंगा, because I enjoy it so much, and there are girlies like me who enjoy things like that. अब मैं गर्ली नहीं बोलूंगी, वुमन बोलूंगी, बट स्टिल। सो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स को सिर्फ पढ़ाई ही करनी है या पेशेंट ही देखने हैं। दे आर ह्यूमंस एंड दे एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स। So I'm also that kind of a person who enjoys these things a lot. मैम वो जो बात आपने बोली ना, यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ, स्टिचिंग इट अगेन, तो वो एक आई थिंक आपने भी देखी होगी, एक रील आती है प्री मदरहुड एंड पोस्ट मदरहुड, जिसमें ना द लेडी इज एग्जैक्टली डूइंग दैट। एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जिनका जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी या पॉजिटिव बर्थ या पोस्ट बर्थ नहीं रहा है, आई माई सेल्फ हैड अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी, तो वो वापस अपने आप को मेंटली लाने में ना 6-7 महीने तो मुझे भी कुछ ना अच्छा लगता था, ना बाहर जाने का मन करता था, क्योंकि एक तो बेड रेस्ट करने के बाद फिर आपका पूरा वो साइकोलॉजिकली आप बदल जाते हो कि उसको फिर से आपको बिल्ड करना ही पड़ता है। तो आप प्लीज वो पेज स्टार्ट करो, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऑल मोम्स विल फॉलो यू देयर। Basically, yeah, the thing is that कि जैसे मैं भी ना जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा विजिटर्स वगैरह नहीं, तो मैं मे भी कुछ ज्यादा ही परेशान थी। जो भी मेरे बच्चे को लंग के इश्यूज बहुत ज्यादा थे, तो मुझे था कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं पकड़ना है। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक 3 to 4 मंथ तक कंप्लीट क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं ना, वैसे रही थी। आते थे दादा दादी, आते थे मेरी मम्मी पापा, कभी कभार आ जाते थे, या मेरे हस्बैंड आते थे, बट ज्यादा लोग मैं नहीं अलाउ करती थी। तो मैं बिल्कुल एक अलग से होल में चली गई थी। अब मैं सोचती हूँ ना कि मैं पता नहीं कैसे रह ली उस टाइम पे, बट मदरहुड गिव्स यू स्ट्रेंथ। मेरे को कोई दुख नहीं है कि मैंने ऐसा करा, मुझे अब खुशी होती है कि ठीक है, मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें प्रिवेंट करी होंगी वैसा करके। बट हाँ, डेफिनेटली मुझे आई थिंक 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के बाद मैंने मुझे थोड़ा सा फील होने लगा। एंड मैं टू बी ट्रू बताऊं तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले मुझे डिलीवर करे हुए, बट आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ अभी भी। एंड जो मॉम ब्रेन होता है ना, चीजें भूलना, चीजें याद ना रहना पूरा टाइम, बच्चे से रिलेटेड ही चीजें। ऑल्दो आई एम आई एम वर्किंग पार्ट टाइम बेसिकली। मैं मॉर्निंग में भी ओपीडी करती हूँ एंड मैं इवनिंग में भी करती हूँ। बट स्टिल मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है, बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, उसने स्टूल्स पास करी नहीं करी, व्हाट ऑल डिड ही हैव। एंड उसकी अगर तबीयत खराब हो तो और अलग से रहता है। तो मॉम ब्रेन जो है ना, वो मेरा अभी भी नहीं गया है। लाइक 2 इयर्स पोस्टमार्टम हो गया है, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो थिंकिंग कॉग्निशन है वो बैक टू नॉर्मल अभी भी आ पाया है। मैं बहुत फॉरगेटफुल हूँ अभी भी, एंड थोड़ी कई बार लॉस भी हो जाती हूँ। तो ये चीजें होती हैं। आप बोल रहे हो ना, तो मैं भी रिलेट कर रही हूँ, जोन आउट होता है, मैं बात कर रही हूँ, मेरा भी ध्यान है कि बाहर क्या चल रहा है। सो दैट हैपेंस, वो जो बोलते हैं ना 6 वीक्स में यू पोस्टमार्टम इज 6 वीक और यू गेट बैक, नो इट्स नॉट ट्रू, टुडे इट्स बीन 18 मंथ्स एंड सेम एकदम वैसा ही फील करती हूँ मैं आज भी। सो आई थिंक वैसा ही। मैम आप अपना वर्क, मदरहुड कैसे बैलेंस कर रहे हो, और हाउ आर यू स्टिल फाइंडिंग टाइम फॉर योरसेल्फ, मतलब कैसे मैनेज करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट अ विलेज, सो हाउ डू यू हैंडल एवरीथिंग? बेसिकली ना, सी इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू वर्क और नॉट वर्क, बट व्हाट आई फील इज जो 6 मंथ्स मेटर्निटी पीरियड रखा गया है ना, उतना ब्रेक हर मदर को लेना चाहिए। एंड वो इम्पोर्टेंट भी है, ताकि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट ब्रेस्ट फीड कर पाओ। एंड जब आपका बच्चा सॉलिड्स पे आ जाएगा, तो मे बी कोई दिन में बच्चे को सॉलिड्स दे, एंड उसके बाद आप जब शाम को आए तो आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली पर्सनली योर चॉइस। फॉर मी एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं काम भी करूँ, बिकॉज देखो, टू बी ट्रू, आजकल बड़े सिटीज में एक अर्निंग पर्सन से काम चलता नहीं है। ठीक है, 2 लोग चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मैं कंप्लीटली ब्रेक ले लूंगी ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस आना। तो मैंने एक्चुअली 6 मंथ्स पे वापस वर्क करना शुरू करा था। मैंने एक्चुअली अपनी एसआरशिप कंप्लीट करी थी, एंड उसके बाद मैंने स्टार्टेड माय प्राइवेट प्रैक्टिस। तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी मैंने इस टाइप से रखा हुआ है कि जब मेरा बच्चे का स्लीपिंग शेड्यूल होता है, उस टाइम पे मैं वर्क करती हूँ। And when I get back, I can enjoy with him. And then evening sometime is like when he's not there with me. But when I go back, I make sure that I spend time with him, and I take him outside. Like he enjoys going to the temple a lot, or maybe we can go to the park together. Like, and Sundays are for my baby only. So that is how I'm managing. It is not perfect. I also experience mom guilt a lot at times कि when you start your practice you don't earn much, तो आपको लगता है यार इतने से के लिए मैं इतना अपने बच्चे को छोड़ रही हूँ, बड़ा हो जाएगा।
बट आप सोचो ना, अभी वो 2 साल का है, 1-2 साल बाद जब प्ले स्कूल जाने लगेगा तब मुझे लगेगा यार मैंने अपना कैरियर उसके लिए गिव अप कर दिया, काश मैं कुछ कर ही लेती उस टाइम पे। और फिर क्या होता है कि आप ना थोड़ा सा अपना शिफ्ट करते हो और आप बच्चे के ऊपर बर्डन करने लग जाते हो चीजों को। मैं कभी भी वो नहीं करना चाहती थी। डेफिनेटली क्या होता है कि आपका ना थोड़ा सा दिमाग डिस्कनेक्ट होना चाहिए फ्रॉम दैट केयर जो आप दे रहे हो। इट इज गुड इफ यू आर एबल टू डू थिंग्स, मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने लिए, तो वो मैं जब आती हूँ तब मैं निकाल लेती हूँ। एंड इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई प्रे, और मे बी कभी बार हम सबको आजकल डूम स्क्रोलिंग तो पसंद ही है, तो हम करते हैं, तो दैट इज हाउ आई टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट परफेक्ट एट ऑल एंड आई एक्सपीरियंस मॉम गिल्ट, बट आई नो दैट इज नॉर्मल एंड थिंग्स शैल पास। मैंने ना हर वर्किंग मॉम की स्टोरी को इन जिस्ट ही बताया है कि हम सब वैसे ही करते हैं ना, नैप शेड्यूल इज आवर वर्क शेड्यूल, एंड उसी के अराउंड वी ट्राई फाइंडिंग टाइम फॉर आवरसेल्फ, सो दैट्स हाउ इट इज फॉर एवरीबॉडी। तो लुकिंग बैक मैम, एक ऐसा मोमेंट जो मेमोरेबल हो आपके लिए इन योर जर्नी सो फार। या सो मतलब विद माई बेबी, बेसिकली देखो जब मेरा बेबी हुआ था ना, तो आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरा बेबी क्राई करे एट बर्थ। तो पहले तो मेरा इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट जर्नी था ना कि जब आई वाज टेकन टू द ओटी, मुझे लग रहा था यार मेरा बच्चा है भी या नहीं, बट देन ही मूव एंड व्हेन ही वाज बोर्न ही क्राइड, और जब मैंने वो क्राई सुनी ना आई वाज लाइक थैंक गॉड, ये रो दिया। एंड उसके बाद द सीनियर पीडियाट्रिशियन शी टोल्ड मी दैट अभी उसको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, डोंट वरी, अभी ही इज फाइन। देन शी टुक हिम टू द नर्सरी, देन व्हाट हैपेंड, बट वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था कि ये सुनना कि मेरा बच्चा, मतलब 1.5 महीने से आई वाज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, एंड देन द लास्ट 5 days वर वेरी डिफिकल्ट, आई डिडंट नो वेदर माय बेबी विल मेक इट, बट व्हेन आई हर्ड हिम क्राई आई वाज लाइक इट वाज रियली a good that was a very good moment. Then baby ho gaya, I couldn't take him in my arms because 4-5 days he was on ventilator. Then he was on HFNC support. उसके बाद उन्होंने ना मुझे आई थिंक 11-12 दिन बाद मेरा बेबी दिया था। आई टुक माई बेबी इन माई लैब एंड मैंने उसको KMC दिया, एंड वो भी मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे था। मुझे अभी भी याद है, और मतलब वहां पे फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं होता, बट किसी ने मेरी फोटो खींच ली थी, आई हैव दैट फोटो एज वेल, in which I held him for the first time. And then 4 to 5 days after that, my husband was allowed to take my baby. And that was also a very memorable day, seeing him become a father 15 days after becoming a father. So that is, they ये थोड़े से memorable days थे मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन।